हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। और आज मैं अपने 12th के बच्चों के साथ कुछ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि बच्चों आप समझ भी लेते हैं। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको समझना एक स्टोरी की तरह चाहिए, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप स्टोरी की तरह लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसको आपको टू द पॉइंट लिखना है। तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और किस तरह से आंसर लिखना है वो बता रही हूँ। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों मार्क्स किस में कटते हैं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों के मार्क्स कटते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टू फोल्ड मोटिव आएगा तो आप सिंपल लिखेंगे टू एक्सपोर्ट द, बिकॉज दे गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड दे गेट द मार्केट, टू गेट द मार्केट, टू गेट द रॉ मटेरियल। ये टू फोल्ड मोटिव है जिसके कारण के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो पहला आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर में आपका पुअर कंडीशन थी, ठीक है, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, जमींदारी सिस्टम क्या था? जिसने एक बहुत बड़ी बिग चेन ऑफ मिडिलमैन बनाई थी। ठीक है, जिससे क्या था कि हमारे जो फार्मर्स थे उनके पास बहुत कम बचता था बच्चों, और सारा मिडिल मैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ठीक है, तो उससे जो हमारे फार्मर्स की कंडीशन थी, टेनेंट्स थे, वो ओनर नहीं थे बच्चों, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये जमींदारी सिस्टम मेन रीज़न है किसका? फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉमर्शियलाइजेशन, क्योंकि उन्होंने फार्मर को एनकरेज किया, काहे के लिए? टू ग्रो द कैश क्रॉप इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। अब क्या हुआ बच्चों? जो कैश क्रॉप्स थी वो कहाँ चली गई? ब्रिटेन चली गई। उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अपने इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वहाँ पे उस समय बच्चों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, तो वो वहाँ चला जाता था रॉ मटेरियल। और यहाँ पे इंडिया में क्या होगी? फूड की स्कैरसिटी हो गई। अब फूड की कमी हो जाने से यहाँ पे फेमाइन, जो कि लोग भूख से बहुत ही कॉमनली मरने लगे, और यहाँ पे क्या होने लगा? फेमाइन होने लगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंडिया में। तो ये सारी स्टोरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका क्या था? मेन था इंडस्ट्रियल डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी था। इसके थ्रू इन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को रूइन कर दिया था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया कैश क्रॉप उगाने के लिए। इंडस्ट्री सेक्टर में को ख़त्म कर दिया जो हमारी थी हैंडीक्राफ्ट, टू गेट द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो इसमें मेन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को आप फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फॉरेन ट्रेड में ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई थी। ठीक है, हम एक्सपोर्टर थे किसके? पहले फिनिश गुड्स के, अब इम्पोर्टर हो गए थे फिनिश गुड्स के। ये फॉरेन ट्रेड में आएगा। इसके बाद मोनोपोली, मोर देन 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। बाकी हमारा चाइना, श्रीलंका, जिसको पहले सिलोंग बोलते थे, श्रीलंका, ईरान वगैरह कंट्रीज़ के साथ बाकी होता था। तो मोनोपोली किसके साथ थी? ब्रिटेन की थी। इसमें सबसे बड़ा रोल एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का था बच्चों, और दूसरा उन्होंने सुएज कैनाल बना दिया था। सुएज कैनाल क्या था बच्चों? एक आर्टिफिशियल सी रूट था जो कि 1869 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो डायरेक्ट इंडिया से ऐसे ब्रिटेन जाता था, इन स्पाइट ऑफ पूरा चक्कर अफ्रीका का लगाने का उनको ज़रूरत नहीं थी। तो उनका क्या बचा बच्चों? टाइम भी बचा उनका, और उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बचा। अब डायरेक्ट सी रूट हो गया इंडिया से ब्रिटेन बिकॉज ऑफ सुएज कैनाल। अब ट्रेड और भी आसान हो गया, सस्ता हो गया। ये भी एक रीज़न था कि हमारा जो 50% ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वो किसके साथ हम करते थे? ब्रिटेन के साथ करते थे। तो डायरेक्शन एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ऑफ फॉरेन। ऐसा बात नहीं है बच्चों कि हम फॉरेन ट्रेड पहले नहीं कर सकते थे, ये हमारा कॉमन फीचर है। एंशियंट टाइम से हम
फॉरेन ट्रेड करते आए हैं। लेकिन फॉरेन ट्रेड पहले जब करते थे तो हम एक्सपोर्टर थे फिनिश गुड्स के, हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब उल्टा हो गया था, हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। ये चेंज किसने लाया था? ब्रिटिशर्स ने। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दिया। फिर इसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ब्रिटिशर्स का ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें एग्रीकल्चर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया है। और जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड, वो बहुत कम थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको कंट्रोवर्शियल लगेंगे कि उधर पढ़ रहे हैं भाई कि प्रोडक्टिविटी लो थी, तो लो प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, और उधर पढ़ रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की में आउटपुट बढ़ा था। कैसे? पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड से आउटपुट नहीं बढ़ा था बच्चों। क्या? कल्टीवेबल एरिया बढ़ा था। क्या बढ़ा था? कल्टीवेबल एरिया ब्रिटिश पीरियड में बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा और ज़्यादा कैश क्रॉप चाहिए थी, तो उन्होंने और लैंड को कवर करके लैंड का और जो बेकार पड़ी हुई थी उस लैंड को कवर करके उन्होंने कल्टीवेबल एरिया को एक्सपेंड किया था। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। रेलवे उन्होंने 1850 में स्टार्ट किया। पहली ट्रेन हमारी 1853 में स्टार्ट हुई, मुंबई टू थाना। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे उन्होंने रेलवे स्टैब्लिश किया, रोड बनाई हमारे कंट्री में। वो रोड, इन सब का रोड का मेन रीज़न था बच्चों कि इजीली आर्मी को मोबाइल करना, क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री इंडिया, उस पर शासन करना, लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना एक आसान बात नहीं थी बच्चों। तो उसके लिए उन्होंने आर्मी को, ताकि वो जगह जगह पे जाके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कराई थी। दूसरा रीज़न था रोड कंस्ट्रक्शन का कि वो अंदर गांव से रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके रेलवे तक लाते थे। रेलवे से वो के थ्रू वो पोर्ट पे जाता था रॉ मटेरियल, और पोर्ट से सुएज कैनाल के थ्रू ब्रिटेन जाता था। इससे रिलेटेड उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। इसके साथ ही उन्होंने कम्युनिकेशन में उन्होंने एक तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सर्विसेज उन्होंने इंपोर्ट करते थे अपने कंट्रीज से, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे ट्रेन करके फ़ोन मूवीज़ में दिखाते हैं, ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सर्विसेज। ये भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया। और दूसरा उन्होंने पोस्टल सर्विसेज, वो सस्ती थी और लेकिन एडिक्यूट नहीं थी, इनफ नहीं थी सारे लोगों के लिए। जो टेलीग्राफ सर्विसेज थी वो महंगी थी और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थी। पोस्टल सर्विसेज सस्ती थी, जनरल पब्लिक के लिए थी, लेकिन वो इनफ नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन उन्होंने डेवलप किया। अगर हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ की, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट से उनको कोई मतलब नहीं था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके बाद आपका इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस जैसे देयर वाज ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ का बहुत ड्रेन हुआ इंडिया से। कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स आए थे, इंडिया को लूट के ले गए। लूट के लेगा मतलब हमारा जो नेशनल वेल्थ था वो ब्रिटेन चला गया उनके शासन के पीरियड में। उनका जो रूल हुआ 200 साल तक, वो हमारा इंडिया का वेल्थ वहाँ फ्लो हो गया। तो ये क्या है? ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ये सच है। हमारा नेशनल प्रोडक्ट जो बढ़ता था बच्चों, वो सारा का सारा कहाँ चला जाता था? मैक्सिमम ब्रिटेन। अब किन 3 पर्पज, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किन 3 पर्पज से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट जो कि पॉजिटिव होता था, फेवरेबल होता था, हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होती थी इंपोर्ट से। हम अर्न करते थे फॉरेन ट्रेड से, लेकिन ये जो अर्निंग थी फॉरेन ट्रेड से वो हमारे कंट्री के लिए नहीं खर्च होती थी। वो काहे के लिए खर्च होती है? 3 पर्पज़। 3 नंबर का क्वेश्चन। पहला, जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस
ब्रिटेन में सेटअप किए हुए थे, उनके जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, वो यहाँ से जाते थे, जो हम अर्निंग करते थे नेट एक्सपोर्ट से। दूसरा, जितने भी वॉर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लड़े, उसका एक्सपेंस कहाँ से जाता था? इंडिया पे करता था उसको, ठीक है। तीसरा, जो इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड, उसका पेमेंट होता था। जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते थे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, काहे के लिए? टू इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका पेमेंट भी कहाँ से जाता था? इंडिया के नेट एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती थी। इसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। 3 पॉइंट लिखने। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट सफर ड्यू टू द पार्टीशन, डिफेंड और रिफ्यूट, ठीक है, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पार्टीशन से वो सफ़र नहीं किया। अब इस स्टेटमेंट को आपको डिफेंड करना है या फिर रिफ्यूट करना है। अब ये डिफेंड ही होगा, क्योंकि सॉरी डिड नॉट है तो ये रिफ्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर पार्टीशन के कारण सफ़र हुआ था, क्योंकि जो कल्टीवेबल एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था बच्चों। तो इसको क्या आप करेंगे? डिड नॉट दिया है तो रिफ्यूट करेंगे, ठीक है। और उसमें पॉइंट लिखेंगे कि साइजेबल ऑफ प्रपोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरीगेटेड एरिया फर्टाइल एरिया लैंड वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। तो डिड नॉट सफ़र, सफ़र किया भाई, डिड नॉट सफ़र नहीं आएगा, सफ़र किया, ठीक है। तो दूसरा, ऑलमोस्ट होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल कहाँ चला गया? पाकिस्तान। और इंडस्ट्री कहाँ रह गई बच्चों? आपका गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब ये जो इंडस्ट्रीज थी वो खाली खड़ी थी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कमेंट कैसे आता है? कमेंट आता है, या फिर डिफेंड और रिफ्यूट आता है, या फिर एक स्टेटमेंट सच करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं और उसको कहते हैं जस्टिफाई करो हम, ठीक है। जस्टिफाई में आपको उसके सपोर्ट में पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट होता है। डिफेंड और रिफ्यूट में पहले पहचानना है आपको कि सही है गलत, और ऐसे स्टेटमेंट में कैसे आंसर करोगे? पहले डिफेंडेड, स्टेटमेंट इज डिफेंडेड, फिर नेक्स्ट लाइन से आंसर के पॉइंट्स दोगे, और आंसर बच्चों पॉइंट्स में ही लिखना। पैराग्राफ में आंसर कंसिडर ठीक से नहीं हो पाता है, जो एग्ज़ाम में ठीक से इवैल्यूएशन उस आंसर का नहीं हो पाता है, क्योंकि दूर से आपने कितने पॉइंट्स लिखे वो विजिबल नहीं होता एग्जामिनर को। अब आ जाइए नेक्स्ट। इंडिया बिकेम यस एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। पहले हम क्या थे? फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारी, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो थे वो हमारे एक्सपोर्ट होते थे। अब उल्टा हो गया, हम एक्सपोर्टर हो गए प्राइमरी गुड्स के। प्राइमरी गुड्स कौन सी होती है बच्चों? रॉ मटेरियल, ठीक है। एंड इम्पोर्टर हो गए फिनिश गुड्स के, और मार्केट किसको देने लगे हम? ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिकली दे डिस्ट्रॉय द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। कैसे? जस्ट टू सेटिस्फाई द टू फोल्ड मोटिव। कौन सा था टू फोल्ड मोटिव? अभी बताया था, टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड टू गेट द मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रीज, फॉर द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय देयर इंडस्ट्रीज, राइट। तो टू फोल्ड मोटिव से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को पहले ख़त्म किया। कौन सी पॉलिसी से? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। अब हम क्या बन गए थे? इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जब हमारी इंडस्ट्री बच्चों ख़त्म हो गई तो हम अपना रॉ मटेरियल किसको बेचेंगे? हम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को बेचते थे। अब हमारी इंडस्ट्रीज़ हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गई तो हम फिनिश गुड्स कहाँ से खरीदेंगे? ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटेन से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो ड्यूटी फ्री है, नो इंपोर्ट ड्यूटी, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। और बाकी कंट्रीज से करते हो तो यू हैव टू पे हाई इंपोर्ट ड्यूटी, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो हमारे बाकी कंट्रीज से फॉरेन ट्रेड कम हो गया था इसीलिए, और ब्रिटिशर्स से बढ़ गया था, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट बाद में क्या हुआ? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया इंडिया, और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कॉलोनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो इसमें आपको ये लिखना है, क्या करना है, कमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया मार्केट, हियर इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट, दोनों को फोकस कर रहा है वो क्वेश्चन। इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स, कमेंट, डिफेंड और रिफ्यूट। तो यहाँ पे भी आप डिफेंड करेंगे। बहुत सिस्टमेटिकली वो उन्होंने कभी भी बच्चों एक लूटर की तरह काम नहीं किया, बहुत चालाकी से कैसे सिस्टमेटिकली रूइन किया हमारे कंट्री को, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट को डिफेंड करेंगे, सिस्टमेटिकली उन्होंने ऐसा किया। कैसे उन्होंने इन डोमेस्टिक डिमांड को कैसे ख़त्म किया, डोमेस्टिक डिमांड को ख़त्म किया कि बाहर अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट थे, जो मशीन से बने हुए थे, वो बेटर इन क्वालिटी थे क्योंकि मशीन से बने हुए थे, और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ठीक है। अब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश प्रोडक्ट और उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी फ्री है। तो यहाँ पे ब्रिटिश की जो गुड्स आते थे वो सस्ते होते थे, ठीक है। और जब सस्ते होते थे तो हमारे गुड इन क्वालिटी, लोअर इन प्राइस, तो हम इंडियन कौन सी प्रोडक्ट खरीदते थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट खरीदते थे, ना कि अपनी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट। तो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डोमेस्टिक डिमांड ख़त्म हो गई क्योंकि वो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के सामने बच्चों ना तो क्वालिटी में टिके और ना ही प्राइस में टिके। तो इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने से डोमेस्टिक डिमांड ख़त्म कर दी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने से एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से उन्होंने हमारी इंटरनेशनल डिमांड किसकी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की ख़त्म कर दी। हमारे प्रोडक्ट पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई तो हमारे जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो बाहर के कंट्रीज़ में जाके महंगे हो गए बच्चों। महंगे होने से क्या हुआ, उनकी कोई लॉ ऑफ डिमांड है, महंगा हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड कम हो गई। तो डोमेस्टिक डिमांड को कैसे ख़त्म किया कि इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म करके, जब हम ब्रिटेन से इम्पोर्ट करते थे, और इंटरनेशनल डिमांड को हमारे प्रोडक्ट की कैसे ख़त्म किया, बाय इम्पोजिंग हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी इफ इंडियन प्रोड्यूसर यूज टू एक्सपोर्ट टू द कंट्रीज अदर देन ब्रिटेन, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट में लिखना है कि नेशनल डिमांड कैसे ख़त्म की और इंटरनेशनल डिमांड कैसे ख़त्म करी, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक की जहाँ बात आए तो वहाँ पे आप उस पीरियड में पॉपुलेशन के जो फीचर थे उस पर फोकस करेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी कि इसमें मेन पॉइंट आता है सेंसस ऑफ इंडिया जो 10 साल के बाद होता है। पहला कब हुआ, 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, 1881 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल के बाद होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है 1921, दूसरा ईयर। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये क्यों है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 21 से पहले बच्चों इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो फ्लक्चुएट होती थी, बढ़ती थी, कम होती थी, और 21 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। यानी कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है बच्चों वो कैसे सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में एंटर की थी। अगर ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो जाके प्लेलिस्ट खोलो और बुक खोलो, ठीक है, और एक पेन रखो तो आपको सारा डीप में मिलेगा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेकंड फेज में एंटर की थी 21 में, जहाँ से पॉपुलेशन और क्या एवर राइजिंग है, इसलिए 21 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। विद डायग्राम मैंने उसमें समझाया हुआ है आपको, ठीक है। उसमें आपको डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट, ये सब, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे पॉइंट्स आएंगे डेमोग्राफिक में। दूसरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्कफोर्स ऑफ इंडिया अमंग डिफरेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
कि हमारी इंडिया की वर्कफोर्स इन तीनों सेक्टर में किस प्रपोर्शन में डिवाइडेड है। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है कंट्री का। तो उस समय इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? जो इंडिया का वर्कफोर्स था ज़्यादातर किस पे लगा होता है? 75% के लगभग एग्रीकल्चर में, 75% एग्रीकल्चर में इंगेज था और 10% इंडस्ट्री में इंगेज था, 15% आपका टर्जरी सेक्टर में था। 10% लीस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों था? क्योंकि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट हमारी ख़त्म कर दी और नई इंडस्ट्रीज़ लगाने नहीं दी हमको, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हो गई थी। 1907 में हमारी एक टिस्को इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी और ये कहाँ थी? जमशेदपुर में थी। उसके बाद कुछ जूट इंडस्ट्रीज़ थी, कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी। जूट के की जो डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स और जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुई थी। इसके बाद आपका कुछ सीमेंट की थी, कुछ पेपर इंडस्ट्रीज़, शुगर मिल्स ये इस्टेब्लिश हुई थी, जिसके कारण केवल 10% ऑफ वर्कफोर्स वॉज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्यों 15% था ज़्यादा? क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करी थी अपने खुद के फ़ायदे के लिए। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ बच्चों, कि कुछ स्टेट्स में जो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे चेंज हुआ। ठीक है, चेंज क्या हुआ बच्चों कि कुछ स्टेट्स थी जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम होने लगी थी और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे बढ़ने लगी थी। ये इन स्टेट में हुआ। और लेकिन जो एक मैड्रास प्रेसिडेंसी जो कि टिल 1937 तक रहा, उसमें कुछ सदर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स आते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ केरला, इनमें ये ट्रेंड हमने देखा गया। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसी के साथ उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, ये 3 स्टेट्स बच्चों ऐसी थी जिसमें अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा प्रपोर्शन लगा हुआ था वर्क फोर्स का। ठीक है, तो ये आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मेन चीज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अल्टीमेटली हमारी इंडिया की इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि हम क्या थे? कॉलोनी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कॉलोनी किसको कहते हैं? कि जब हम रॉ मटेरियल हम डिपेंडेंट रहे दूसरे इकोनॉमी पे। कॉलोनियलिज्म क्या बताया था? कि 2 इकोनॉमी में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऐसे रिलेशन होना कि इसमें एक कंट्री डोमिनेट करे दूसरी इकोनॉमी को, एक कंट्री रूल बना रही है और दूसरी इकोनॉमी उन रूल को फॉलो कर रही है। और कुछ ऐसा ही रिलेशन था इंडिया और ब्रिटेन का यहाँ पर, और उस समय कॉलोनियलिज्म था। इंडिया क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल एंड importer of finished goods. We were dependent for the satisfaction of our wants on British government, Britain. ठीक है, तो ये कॉलोनियल इकोनॉमी थी। इसके बाद फ्यूडल सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। एक साइड तो जमींदारी सिस्टम चल रहा था, दूसरी साइड धीरे धीरे कुछ कैपिटलिस्ट क्लास ऊपर आके इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप करना शुरू कर दिया था, यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के भी फीचर्स देखना शुरू कर दिए थे। तो दोनों को मिला के कैसी हो गई बच्चों? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, तीसरा आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, कि आपको बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड थी नहीं, किसके लिए? पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उससे उसको मतलब नहीं था बच्चों। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया, जिसमें डॉक्टर V.K.R.V. राव, फिंडले सिराज, दादा भाई नेहरू जी, ये सब उसमें किए।
उसमें जो एक एस्टिमेशन निकल के आया, जो मैक्सिमम लोगों ने दिया था, वो किसका, वो क्या था, 2% ग्रोथ रेट एस्टिमेट की थी बच्चों आपकी नेशनल इनकम में, और 0.5% ग्रोथ एस्टिमेट की थी पर कैपिटा आउटपुट में पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट एस्टिमेशन हुआ था हमारा। तो हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट थी, क्योंकि ग्रोथ रेट कितनी थी, 0.5% पर कैपिटा, नेशनल इनकम लेस देन 2%, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। और क्या थी बच्चों, ये एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी। एम्प्यूटेड मतलब बांट देना, ठीक है, अलग अलग कर देना। उन्होंने कौन सी पॉलिसी की यूज़ की थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण हमारा कंट्री पूरा डिवाइडेड हो गया था। हिंदू मुस्लिम ये सब किसने शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, एम्प्यूटेड इकोनॉमी बना दिया। दूसरा डिप्लेटेड इकोनॉमी, डिप्लेटेड यानी कि खाली, डिप्लीट हो गई थी। कैसे, इंडस्ट्रीज थी बच्चों, लेकिन इंडस्ट्रीज़ का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ओवर यूटिलाइजेशन हुआ था मशीन्स का, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डिमांड को पूरा करने के लिए। जब ओवर यूटिलाइजेशन हुआ तो बच्चों हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में मशीनें थी वो सब ओवर यूटिलाइजेशन से ख़राब हो गई। ठीक है, ख़राब हो गई। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया छोड़ के गए, उन्होंने कुछ चेंज नहीं कराया, ऐसे ख़राब छोड़ के चले गए। और हमारी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज थी वो खाली कड़ी थी, क्योंकि हमारी मशीन्स काम ही नहीं कर रही थी। तो कैसी इकोनॉमी थी हमारी, डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। ये कुछ फीचर्स आपके किसके हैं, आपके इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चंस को टू द पॉइंट लिखना सीखो, और उसमें स्टोरीज मत एंटर करो, पहले क्वेश्चन को समझो बच्चों। बिना क्वेश्चन को समझे, ठीक है, आप आंसर ठीक लिख ही नहीं सकते। तो चैप्टर को समझने के बाद आप क्वेश्चन आंसर जब तक नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझना नहीं आएगा, क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, तो आंसर टू द पॉइंट लिखना नहीं आएगा और आंसर फुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही आपके कटते हैं, ये मेरी बात मान के रखो। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और मुझे प्रमोट करो, मुझको मोटिवेट करो, ताकि मैं और अच्छे से आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे अहेड।